हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, जिससे रिलेटेड आपके फाइनल एग्जाम में जो जेके एसएसबी जूनियर फार्मासिस्ट या ड्रेस पोस्टर्स के लिए हो रहा है, उसमें जो है 20 मार्क्स इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जिसमें पब्लिक हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड जो है वीडियोस बनाए हैं, एक एक करके आप उनको देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो है हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी पब्लिक हेल्थ जो है और डिजीज़ जो है इससे रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो कुल मिला के जो है हम इस टॉपिक से रिलेटेड 90 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करेंगे विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। आप इन 90 एमसीक्यूज के जो आंसर्स है जो आप अपनी जगह है जो है खुद लिख सकते हैं, एंड में जाके आप उसको जो है सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, यानी जो WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ के लिए, उस डेफिनेशन को आपको कंप्लीट करना है। इट इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और साथ में हम कहते हैं नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। सो ये जो है हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, ये डेफिनेशन आप वो वीडियो जो है जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, which of the following dimensions is not included in the official WHO definition of health। सो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा डायमेंशन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है इन द ऑफिशियल WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, यानी जो WHO ने जो डेफिनेशन दी है उसमें कौन सा डायमेंशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर जो डायमेंशंस है जैसे फिजिकल, मेंटल और सोशल, ठीक है, ये तीनों डायमेंशन जो है हेल्थ से रिलेटेड है एक्सेप्ट स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, स्पिरिचुअल। सो स्पिरिचुअल इज ए डायमेंशन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट्स ऑफ विच 3 कंपोनेंट्स, यानी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो हमने पढ़ा था उसमें कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा, चलिए बिफोर टेलिंग यू द आंसर, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सपोज अगर क्वेश्चन 1 का आपने आंसर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, और यहाँ पर हमारे जो आंसर्स थे वो ए सी था, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, अब बाकी जो है आपके ठीक हो गए। तो इस प्रकार से आप पूरे 90 MCQs को अगर ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, सो इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप पूरे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। चूँकि हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है उसमें यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, इन द आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज़ व्हाट डज द फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स, ठीक है, यानी जो आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज़ हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें हमें बताना है जो फ्लोटिंग टिप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आइसबर्ग का, ठीक है। आइसबर्ग को अगर हम थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करें, सो आइसबर्ग कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसका जो सी होता है या समुद्र होता है, पानी जो होता है, उसमें एक फ्लोटिंग टिप होती है और एक बेस होती है, ठीक है। बेस जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, हिडन होती है, और टिप जो है वो विजिबल पार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये आप मान लीजिए ये यहाँ पर फ्लोटिंग टिप है। अब ये क्या है, ये सारा जो है ये है आइसबर्ग, ठीक है। सो आइसबर्ग में फ्लोटिंग टिप जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वही आपसे सवाल पूछा गया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ क्लिनिकल केसेस एंड डायग्नोज्ड पेशेंट्स। जो फ्लोटिंग टिप है वो रिप्रेजेंट करता है डायग्नोज्ड पेशेंट्स, और जो ये हिडन पार्ट है, ठीक है, सबमर्ज्ड पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है अनडायग्नोज्ड पेशेंट्स, ठीक है, या हिडन केसेस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है, वैक्सीनेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलिए अगेन ये क्वेश्चन जो है जहाँ पर हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं। सो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने डिस्कस किया था प्राइमरी,
ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी। मेन तो यही 3 है, इसके अलावा इसमें और भी आता है प्राइमोर्डियल। सो मेन आप याद रखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो यहाँ पर आपको बताना है जो वैक्सीनेशन है वो कौन-सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है या उसकी कौन-सी एग्ज़ाम्पल है वो। तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़। जैसे वैक्सीनेशन जो है ये वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो है इज़ ए क्लासिकल एग्जांपल एज इट प्रोटेक्ट्स ए हेल्दी पर्सन फ्रॉम बिकमिंग इल। सो वैक्सीनेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट जो है इसको कंप्लीट करना है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है ये हम बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं एज द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ प्रोसेस। फिर उसके बाद जो यहाँ पर हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो रहेगा विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, सो द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ प्रोसेस विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट, उसे हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगेन प्रिवेंशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है जो हम अर्ली डिटेक्शन में करते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ में करते हैं, लाइक पैप स्मीयर और ब्लड प्रेशर चेक, फॉल्स अंडर, वो किस कैटेगरी में आता है या किस कंपोनेंट में आता है। सो यहाँ पर ऑप्शंस है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, एक्टिव वेलनेस। हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, सो सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है इट फोकसेस ऑन अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। स्क्रीनिंग टेस्ट्स लाइक पैप स्मीयर या ब्लड प्रेशर चेक जो है finds disease in early asymptomatic stages to prevent complications. So this is an example of secondary prevention. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ occurs before the disease actually enters the host। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले ले जो ये होस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसे एजेंट माने, ठीक है, ये है हमारा होस्ट, और एजेंट जो है जब पेशेंट होस्ट के अंदर चला जाएगा उसके बाद उस होस्ट में जो है डिजीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ऑकर्स। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ऑकर्स बिफोर द डिजीज़ एक्चुअली एंटर्स होस्ट। सो वो कौन सा स्टेज है यही आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रोपैथोजेनेसिस। ठीक है, प्रोपैथोजेनेसिस यानी पैथोजेनेसिस से पहले। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस क्या होती है ये आप इन डेप्थ या इन डिटेल जाके पढ़ सकते हैं, तो इससे हमारा जो ये वीडियो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आपको ये बता देता यहाँ पर। सो प्रोपैथोजेनेसिस, दिस स्टेज ऑकर्स इन द एनवायरनमेंट बिफोर द डिजीज एजेंट एंटर्स द ह्यूमन। ठीक है, उसे प्रोपैथोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है दैट इज़ जेनेटिक्स, एज, सेक्स और कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। जैसे जो जेनेटिक्स है या एज है या सेक्स है ये हम कंसिडर करते हैं विच टाइप ऑफ हेल्थ डिटर्मिनेंट। तो आंसर जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का वो रहेगा बायोलॉजिकल, दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल कह सकते हैं हमसे सोशो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल या लाइफस्टाइल नहीं कह सकते, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, so biological determinants includes the internal factors such as genetics etc. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। सो इसमें हमें पूछा गया है वेलनेस डिफर्स फ्रॉम हेल्थ इन दैट इट इज़। सो यहाँ पर क्वेश्चन है वेलनेस से रिलेटेड, इट डिफर्स फ्रॉम द हेल्थ इन दैट इट इज़। सो द आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, एन एक्टिव प्रोएक्टिव प्रोसेस ऑफ अचीविंग बेटर हेल्थ। सो वेलनेस को हम क्या कहेंगे, एन एक्टिव और प्रोएक्टिव प्रोसेस फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ। ठीक है, सो वेलनेस जो है इट इज़ अ कॉन्शियस सेल्फ डायरेक्टेड प्रोसेस टू रीच वनस फुल पोटेंशियल, व्हायरएज हेल्थ इज ऑफन व्यूड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है द प्रोग्रेशन ऑफ ए डिजीज प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन इज़ नोन एज। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है जैसे प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ यानी डिजीज़ का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाना धीरे धीरे एक पर्सन के अंदर वक्त के साथ साथ ओवर द टाइम, और इन एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट, जिसमें हमने कोई ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन नहीं किया हो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे। द आंसर विल बी
वो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर रहेगा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। सो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या होती है, ठीक है? अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। सो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़ प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हिच फेज़ ऑफ द डिजीज़ ऑकर्स बिफोर द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड इन द होस्ट। क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कीजिए पहले। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फेज जो है डिजीज़ का जो ऑकर होता है बिफोर द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड इन द होस्ट। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ प्री पैथोजेनेसिस फेज। उसे हम प्री पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। सो इसमें आप जो है 3 स्टेजेस याद रखें। एक होता है प्री पैथोजेनेसिस, दूसरा होता है इंट्रा पैथोजेनेसिस या ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस एंड देन इट इज़ द पोस्ट पैथोजेनेसिस स्टेज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको पूछा गया है इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज व्हाट इंटरेक्शन इज प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड। जो प्री पैथोजेनेसिस फेज है उसमें कौन सी इंटरेक्शन यूजुअली या प्राइमरीली जो है ऑब्जर्व की जाती है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट। सो दीज इंटरेक्शंस आर प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अगेन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो बतानी है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो रहेगा ऑप्शन ए दैट इज एक्सपोजर प्री पैथोजेनेसिस क्लिनिकल आउटकम। ठीक है, पहले एक्सपोजर होगा, उसके बाद प्री पैथोजेनेसिस स्टेज आएगा, फिर क्लिनिकल स्टेज आएगा, देन विल बी द आउटकम्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है द इंक्यूबेशन पीरियड इज अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर। जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये एक टर्म है जिसे स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं किस लिए। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उनके लिए, क्रोनिक डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इनके लिए यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है हमारा एक एजेंट इन्वॉल्व होता है, एक होस्ट इन्वॉल्व होता है। तो जब एजेंट जो है ये होस्ट के अंदर जब चला जाएगा उसके बाद एक पीरियड स्टार्ट होता है जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है विच स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ बट द एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, यानी कौन सा स्टेज जो है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट हो बट एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स बिल्कुल नहीं हो, उसे हम कौन सा स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ सब क्लिनिकल। ठीक है, सब क्लिनिकल स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर डिजीज़ विच इज़ प्रेजेंट बट सिम्टम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, उसे सब क्लिनिकल स्टेज कहते हैं। सो क्लिनिकल स्टेज, आउटकम स्टेज, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज और सब क्लिनिकल स्टेज ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है स्क्रीनिंग टेस्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिटेक्शन इन विच स्टेज। जो स्क्रीनिंग टेस्ट जिन्हें हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ उसे हम किस स्टेज में जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ सब क्लिनिकल स्टेज। जो सब क्लिनिकल स्टेज होता है वहाँ पर हम स्क्रीनिंग टेस्ट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है मैच द लेवल ऑफ प्रिवेंशन विद इट इज़ करेक्ट स्टेज। यहाँ पर हमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन को करेक्ट स्टेज के साथ मैच करना है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन प्री पैथोजेनेसिस स्टेज। के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ इन द आइसबर्ग फिनोमिनन। अगेन आइसबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज द टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंटर्स। ठीक है, टिप जो है इसे हम फ्लोटिंग ये हमने अभी भी आपसे डिस्कस किया था। सो ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ क्लिनिकल केसेस। सो ये यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अनडायग्नोज्ड नहीं आएगा, सब क्लिनिकल भी नहीं आएगा, कैरियर्स भी नहीं आएंगे। सो सब क्लिनिकल केसेस जो है दैट रिप्रेजेंट द टिप ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है इन ए पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस एक्सपीरियंसिंग कफ फीवर एंड वेट लॉस इंडिकेटर्स द की इंडिकेटर्स दे आर इन विच स्टेज। यानी एक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट जो है उसमें कफ फीवर वेट लॉस यानी ये सिम्टम्स जो है
उसमें पाए गए हैं या उसमें इंडिकेट हुए हैं, सो ये कौन सा स्टेज जो है रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। सो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो रहेगा क्लिनिकल। ठीक है, सो क्लिनिकल में ही सिम्टम्स जो है हमें शो होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल आउटकम इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। सो यहाँ पर कौन सा जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल आउटकम नहीं है इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ए डिजीज। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, दैट इज एक्सपोजर। बाकी अगर हम देखें रिकवरी, डिसेबिलिटी, क्रॉनिसिटी वो अलग है, बट एक्सपोजर इज नॉट अ पॉसिबल आउटकम इन ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है द टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड डिटेक्टेबल डिजीज इन क्रॉनिक कंडीशन लाइक कैंसर इज नोन एज। अगर हम यहाँ पर देखें जो टाइम है बिटवीन एक्सपोजर यानी डिजीज का जब एक्सपोजर हो जाए उस टाइम से लेकर डिटेक्टेबल डिजीज जो है इन क्रॉनिक कंडीशंस लाइक कैंसर, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लेटेंट पीरियड। उसे हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। वाइल इंक्यूबेशन जो है, इंक्यूबेशन पीरियड ये हम यूजुअली इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंड लेटेंट पीरियड जो है ये हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं लाइक कैंसर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। यानी फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ हम किससे कहते हैं या कौन इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, सो एपिडेमियोलॉजी इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ because it provides the data needed to make health decisions। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड। सो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी उससे कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी स्टार्ट्स विद डिजीज एंड लुक्स बैकवर्ड टू एक्सपोजर। यानी कौन सी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में हम पहले डिजीज से स्टार्ट करते हैं देन वी मूव बैक टूवर्ड्स द एक्सपोजर। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा केस कंट्रोल स्टडी, यानी ऑप्शन बी केस कंट्रोल स्टडी में पहले हम डिजीज से स्टार्ट करते हैं देन वी लुक बैक टू द एक्सपोजर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस न्यू प्लस ओल्ड। याद रखिए इन ए पॉपुलेशन एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। सो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस इन ए पॉपुलेशन एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रिवेलेंस। वेरी गुड। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, प्रिवेलेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, ए रिसर्चर wants to test the effect of new vaccine on a group of healthy individuals। This is an example of, एक रिसर्चर जो है वो टेस्ट करना चाहता है नए वैक्सीन को एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या हेल्दी पीपल पर। उसे हम क्या कहेंगे या वो किस चीज़ की एग्जाम्पल हम उसे मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, जिसे हम फील्ड ट्रायल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज फील्ड ट्रायल। Trials conducted on a healthy people in a community are called field trials। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। सो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है वेरीफाई द डायग्नोसिस। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज वेरीफाई द डायग्नोसिस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है एन एपिडेमिक कर्व शोइंग ए सिंगल शार्प पीक फॉलोड बाय ए रैपिड डिक्लाइन टिपिकली रिप्रेजेंट्स ए। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम एक एपिडेमिक कर्व की बात करें विच शोज ए सिंगल शार्प पीक, ठीक है, शार्प पीक देन रैपिड डिक्लाइन, उससे हम क्या कहते हैं और वो टिपिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वो रहेगा पॉइंट सोर्स आउटब्रेक। ठीक है,
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, पॉइंट सोर्स आउटब्रेक। सो जो पॉइंट सोर्स आउटब्रेक है, इट रिजल्ट्स इन एवरीवन गेटिंग सिक एट रफली एट द सेम टाइम एंड लीडिंग टू अ शार्प पीक एंड रैपिड डिक्लाइन। ठीक है, शार्प पीक एंड रैपिड डिक्लाइन। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है द फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 100 इज यूज्ड टू कैलकुलेट। ये जो फॉर्मूला दी गई है, नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट। अगर आपको याद होगा, इसकी हमने एग्जाम्पल भी दी थी और जहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट करके देखा था। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अटैक रेट। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं to calculate attack rate. Next question, that is question number 31, जिसमें पूछा गया है which type of case definition is based strictly on laboratory confirmation। यानी यहाँ पर कौन सी केस डेफिनेशन जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड है ऑन लेबोरेटरी कन्फर्मेशन। इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कन्फर्म्ड केस। सो कन्फर्म्ड केस जो है, it is a case definition based strictly based on laboratory confirmation। ठीक है, उसे हम confirmed case कहते हैं। like positive PCR test। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, when should control measures ideally be implemented during an outbreak। जो कंट्रोल मेजर्स है आइडियली हमें कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए ड्यूरिंग एन आउटब्रेक। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एज अर्ली एज पॉसिबल इवन बिफोर फुल कन्फर्मेशन। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज। मेन डिफरेंस क्या है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बीच में। इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टरलाइजेशन इज ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स फॉर ऑटोक्लेविंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है फॉर ऑटोक्लेविंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो है दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI फॉर 15 मिनट्स। ये हमने बार बार पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव आइटम्स लाइक प्लास्टिक एंड रबर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड। सो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, दैट इज EO। इथाइलिन ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव या हीट लेबाइल मटेरियल्स को या आइटम्स को लाइक प्लास्टिक एंड रबर। सो यहाँ पर हम ब्रीफली इन MCQs को कर रहे हैं। अगर आपको इन डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं, जिसमें हमने ये सारे जो है टॉपिक्स जो है डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है, जिसमें पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में क्वेश्चन है। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क बाय द फ्लैश मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग एट। सो फ्लैश मेथड में जो हम हीट करते हैं वो करते हैं हम एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसे हम HTST कहते हैं, दैट इज हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम या फ्लैश मेथड भी इसे हम कहते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द Sploding's classification, an endoscope is considered as semi-critical item and requires। यानी जो Sploding's classification है उसमें हम एंडोस्कोप को कंसिडर करते हैं सेमी क्रिटिकल आइटम एंड इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स हाई लेवल डिसइंफेक्शन, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द बर्डन और मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिजीज इन कम्युनिटी। यानी कौन सा जो फॉलोइंग पैरामीटर है जिससे हम बर्डन या मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेवेलेंस। ठीक है, जिसमें न्यू और ओल्ड केसेस वगैरह ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं। सो प्रेवेलेंस जो है इट इंडिकेट्स हाउ वाइड स्प्रेड द डिजीज इज, या द बर्डन जिसे हम कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड जिसे हम कह सकते हैं इन ए कम्युनिटी एट ए गिवन टाइम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया है ए कोहोर्ट स्टडी इज प्राइमरीली यूज्ड टू स्टडी
जो कोहोर्ट स्टडी है ये हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं टू स्टडी, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा रेयर एक्सपोजर्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। ठीक है, सो फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी जिसे हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, वो यहाँ पर हमारा क्या है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का वो रहेगा कोहोर्ट स्टडी। सो कोहोर्ट स्टडी जो है इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है विच इंसेक्टिसाइड इज क्लासिफाइड एज एन ऑर्गेनोक्लोरीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा इंसेक्टिसाइड हम क्लासीफाई करते हैं एज ऑर्गेनोक्लोरीन। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज DDT। ठीक है, DDT जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो है इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इज, जो ओपी है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेरेस। ठीक है, जो कोलिनेस्टेरेस एंजाइम है उनको ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जिसे हम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस कहते हैं। सो लीडिंग टू द नर्वस सिस्टम फेलियर इन द इंसेक्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच मॉस्किटो इज नोन एज द डे बाइटिंग मॉस्किटो, यानी कौन सा मॉस्किटो जो है जिसे हम डे बाइटिंग मॉस्किटो कहते हैं। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी दैट इज एडीज मॉस्किटो। सो एडीज मॉस्किटो जो है इट इज़ नोन एज द डे बाइटिंग मॉस्किटो, जिसकी वजह से डेंगू वगैरह जो है वो फैलता है। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है पैरिस ग्रीन जो है ये एक एग्जांपल है विच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड की, यानी इंसेक्टिसाइड की किस टाइप की एग्जांपल है पैरिस ग्रीन। तो इसका आंसर रहेगा स्टमक पॉइजन की। ठीक है, सो पैरिस ग्रीन जो है इज ए स्टमक पॉइजन प्राइमरीली यूज्ड टू किल मॉस्किटो दैट स्वेलो इट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, द यूज ऑफ गैम्बूसिया फिश टू ईट लार्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो गैम्बूसिया फिश है इसे हम यूज़ करते हैं टू ईट लार्वे विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, इसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, काला अजहर जो है इज ट्रांसमिटेड बाय विच फैक्टर। काला अजहर जो है इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। सो आंसर बी यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। सो काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मॉडर्न अप्रोच टू वेक्टर कंट्रोल। ठीक है, कौन सा यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव मॉडर्न अप्रोच है वेक्टर कंट्रोल के लिए, ये हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट जो है इट कंबाइन्स द मल्टीपल मेथड्स लाइक केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, इन्वायरमेंटल मेथड फॉर द मोस्ट सस्टेनेबल रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है रेजिस्टेंस वायर इंसेक्ट्स एक्टिवली अवॉइड एंड इंसेक्टिसाइड इज कॉल्ड। जिसमें जो रेजिस्टेंस जो है इज प्रोसेस वायर इंसेक्ट्स एक्टिवली अवॉइड इंसेक्टिसाइड्स इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं बिहेवियरल रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिहेवियरल रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, विच इंसेक्टिसाइड क्लास इज जनरली कंसिडर्ड सेफर फॉर ह्यूमन यूज़। ठीक है, कौन सा इंसेक्टिसाइड हम जनरली कंसिडर सेफर करते हैं फॉर ह्यूमन यूज़। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, पायरेथ्रॉइड्स जो है पायरेथ्रॉइड्स लाइक दोज इन हाउस होल्ड स्प्रेज हैव रिलेटिवली लो टॉक्सिसिटी इन मैमल्स कंपेयर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और ऑर्गेनोक्लोरिन्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, द स्ट्रेटजी ऑफ चेंजिंग इंसेक्टिसाइड्स टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस इज नोन एज। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चेंज करते हैं इंसेक्टिसाइड ताकि हम रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सकें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो उसे हम कहते हैं रोटेशन, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफ द चलिए यहाँ तक हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। विद दिस हम जो है अपने
1 से लेकर 50 तक जो है हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब जो इसमें रिमेनिंग 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।